हेलो दोस्तों, मैं दौलत नानोलिया स्वागत करता हूं आपका जारा एजुकेशन में। हम पढ़ रहे थे इतिहास, और इतिहास के अंदर हमने इतिहास के क्रम में बोले तो इतिहास के क्रम में हमने दिल्ली सल्तनत पूर्ण कर लिया, उसके बाद में अरब और तुर्क आक्रमण को हमने पूर्ण कर लिया। इसके बाद में हम मुगल काल पढ़ रहे थे, और मुगल काल के अंदर भी हमने हुमायूं और बाबर, मतलब पहले बाबर आता है फिर हुमायूं आता है, दोनों को हमने पूर्ण कर लिया। हमने पिछली क्लास में बात की थी कि जब चौसा और बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1539 और 1539 और 1540 के अंदर, जब चौसा और बिलग्राम का युद्ध होता है तो यहाँ से क्या होता है 1540 के बाद में 1540 के बाद में 55 तक कहाँ चला जाता है, ये भाग जाता है। कौन? हुमायूं भाग जाता है। कौन भाग जाता है? हुमायूं भाग जाता है। जब हुमायूं भाग जाता है तो हमने पिछली क्लास में बात की थी कि जो 40 से 55 तक, मतलब ये 15 वर्ष थे, इस 15 वर्ष के बारे में हम बात करेंगे कि ये 15 वर्ष किसने शासन किया और इस शासन के अंदर कितना चेंज किया। तो बात करते हैं आज उस 15 वर्ष की, और आज उस 15 वर्ष में पढ़ेंगे हम सूरवंश। और सूरवंश में हमने पहले बोला था कि सूरवंश में सबसे पहले हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। तो आज बात करते हैं हम शेरशाह सूरी के बारे में, और यहां लिख देता हूं सूरवंश। सूरवंश 1540 से 55 तक शासन करता है। 1540 से 55 तक शासन करता है। सबसे पहले आपके सामने एक बात बताऊं कि जो सूरवंश है, भाई कोई भी इतिहास होता है उसका तथ्य जानकारी होती है, और तथ्य जानकारी हमें कहाँ से मिलती है इसके बारे में बात करते हैं हम। जो बुक्स हैं या ग्रंथ हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो पहला ग्रंथ जो सूरवंश की या शेरशाह सूरी की इन 15 वर्ष की हमें जानकारी देता है, उसमें पहली बुक है हमारे पास तारीख ए शेरशाही। तारीख ए शेरशाही। तारीख ए शेरशाही की बात करते हैं तो ये बुक किसने लिखी थी? ये बुक किसने लिखी थी? अब्बास सरवानी ने। अब्बास सरवानी। देखो, इस बुक की बात इसलिए कर रहा हूं कि ये बहुत सी एग्जाम में पूछा जाता है, जो बड़ी बड़ी एग्जाम होती हैं उनमें पूछा जाता है क्वेश्चन। और हमें सबसे पहले इस बात का भी पता होना चाहिए कि हम सूरवंश पढ़ रहे थे तो इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। हमने पहले इस मध्यकाल इतिहास में जब हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा तो इसमें कई किताबें आई, अलग अलग जो राजा महाराजा थे उन्होंने अलग अलग किताबें लिखाई अपने वंश के बारे में। तो इसी तरीके से जो सूरवंश है, सूरवंश के बारे में हमें पहली किताब में जानकारी मिलती है। तो पहली किताब कौन सी है? तारीख है शेरशाही बुक है। और दूसरी किताब हमारे सामने आती है तारीख ए दौलत ए शेरशाही। ये है सर हसन खान की। किसकी है? हसन खां अली की। किसकी है? हसन खां अली। हमारे सामने तीसरी बुक निकल के आती है। और देखो यहां से क्या होता है, तारीख ए शेरशाही जो किसने लिखी थी? अब्बास सरवानी ने। तीसरी बुक है दौलत ए शेरशाही या हसन खान अली, जो किसने लिखी थी? हसन खान अली ने लिखी थी। और तीसरी बुक है हमारे सामने, वाकियात ए मुस्ताकी। ये बुक लिखी थी सर रज्जीकुल्ला ने। किसने लिखी थी? रज्जीकुल्ला ने लिखी थी। देखो, ये बुक एक स्टेट कमीशन की एग्जाम में पूछी गई थी। कौन सी बुक? ये बुक वाकियात ए मुस्ताकी। तीनों बुक क्या होते हैं? यहाँ से इंपोर्टेंट होते हैं। देखो, इस तीनों बुकों के बारे में एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं सूरवंश के संस्थापक की। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि 3 बुक हैं जो सूरवंश की जानकारी देते हैं, जो सूरवंश की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था को प्रदर्शित करती है। उसमें प्रथम बुक है तारीख ए शेरशाही, जिसने अब्बास सरवानी ने लिखी थी। और दूसरी है तारीख ए दौलत ए शेरशाही, जिसने कौन लिखता है? हसन खान अली लिखता है। तीसरी बुक है वाकियात ए मुस्ताकी, जिसने रज्जीकुल्ला ने बुक लिखी थी। तीनों बुक किसकी जानकारी देती है? हमारे सामने सूरवंश की जानकारी देती है। अब बात करते हैं हम सूरवंश का संस्थापक किसके बारे में? शेरशाह सूरी के बारे में बात करते हैं। शेरशाह सूरी के बारे में बात करते हैं। तो शेरशाह सूरी बात करते हैं। शेरशाह सूरी
शेरशाह सूरी। इसका शासनकाल 1540 से 45 तक रहता है। देखो सर, इतिहास के अंदर इसको एक अलग जगह मिलती है, अभी पता चल जाएगा कि अलग जगह क्यों देता है। इतिहास इसको एक अलग जगह देता है। इसकी तुलना देखो, इसकी तुलना शिवाजी से की जाती है, ये भी हमें आगे पता चलेगा कि शिवाजी से इसकी तुलना क्यों की जाती है। शेरशाह सूरी था, ये एक महान शासक बना, मतलब कहा जाता है कि इन्होंने बहुत कम समय में भारत की एक आकृति को चेंज कर दिया था, भारत की आकृति को चेंज कर दिया था। ये मतलब कहा जा सकता है कि ये महान शासकों में एक शासक था। अब देखो इसकी बात करते हैं, तो इसका जन्म हुआ था सर 1472। किसके? एक इतिहासकार है परमात्मा द्वारा। परमात्मा एक इतिहास है, परमात्मा। दूसरा, इसका जन्म हुआ था 1486, मतलब 1486 सही है, 1472 और 1486। ये होता है एक इतिहासकार जिसका नाम है कानूनगो। क्या नाम है? कानूनगो। अब देखो इसके जन्म में जो जन्म की डेट है उसमें ये दो इतिहासकार हैं, दोनों अलग अलग बताते हैं। एक तो 1572 बताता है और एक 1586 बताता है। तो मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, वो इस जन्म के बारे में नहीं आता कि शेरशाह का जन्म। देखो इसका जन्म हुआ था बरवाड़ा था। और बरवाड़ा कहाँ पड़ता है? होशियारपुर। कहाँ पड़ता है? होशियारपुर कहाँ पड़ता है? पीबी, पंजाब में, या कह सकते हैं नरनौल परगने में हुआ था उस समय। और इसके पिता का नाम देखो सर, इसकी जानकारी, सामान्य जानकारी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसका पिता था और पिता का नाम था हसन खान। क्या नाम था? हसन खां। क्या नाम था? हसन खां। और बचपन का नाम था इसका, या बचपन का नाम था, तो बचपन का नाम निकल के आता है यहाँ से फरीद। क्या निकल के आता है? फरीद। मतलब इसका बचपन का नाम क्या था? फरीद था। क्या था? फरीद। और पिता का नाम हसन खां थी और माता एक अफगान थी इसकी। क्या थी? माता कौन थी? अफगान थी। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, ये 1540 के अंदर भारत की गद्दी पर बैठता है। तब ये 68 वर्ष का था, मतलब ये 68 साल की उम्र में भारत की गद्दी पर बैठता है या शासन करता है। इससे पहले देखो ये, इसे कह सकते हैं हम कि द्वितीय अफगान वंश। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो प्रथम अफगान वंश, जो भारत पर प्रथम अफगान वंश होता है, वो पहला होता है हमारे पास लोधी वंश, और द्वितीय वंश होता है हमारे पास कौन सा? सूर वंश, जिसके बारे में हम शेरशाह सूरी के बारे में बात करते हैं। और इसके उत्तराधिकारी या इसके कानून व्यवस्था थी, या इसकी जो प्रशासनिक या राजनीतिक व्यवस्था थी, उसके बारे में हम क्लियरली बात करेंगे। लेकिन यहाँ से क्या आता है हमारे पास कि द्वितीय अफगान वंश के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सूर वंश को। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि द्वितीय अफगान वंश किस वंश को कहा जाता है? द्वितीय अफगान वंश किस वंश को कहा जाता है? ऑप्शन में क्या होता है हमारे पास? सूर वंश होता है। देखो जो सूर वंश होता है ये सिर्फ 15 वर्ष शासन करता है भारत पर। कितने वर्ष? 15 वर्ष शासन करता है। लेकिन ये 15 वर्ष क्या करता है? 15 वर्ष में ये भारत की, और कह सकते हैं पूरे भारत की या पूरे भारतवर्ष की क्या कर देता है? ये आकृति को ही चेंज कर देता है। कौन? सूर वंश। अब सूर वंश के बारे में बात करते हैं। इसके जो शेरशाह सूरी था, इसके हमने जो सामान्य परिचय के बारे में हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो 1472 और 1486, एक परमात्मा और कानून, दोनों अलग नरनौल परगना होता है, बरवाड़ा होशियारपुर पंजाब में इसका जन्म हुआ था। और पिता हसन खान थे। और हसन खान थे सर, इसके बारे में एक बात बताऊं आपका कि हसन खान ये सासाराम, क्या ये सासाराम का जागीरदार था। कहाँ का? सासाराम, जो कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। सासाराम कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। अब देखो यहाँ से कहा जाता है ना कि इतिहास इसको एक अलग जगह देता है। क्यों देता है? कि इसका दादा था, इसका दादा, और दादा का नाम था सर इब्राहिम सूर। क्या नाम था? इब्राहिम सूर। क्या नाम था? इब्राहिम सूर। ये एक सिर्फ और सिर्फ क्या था? अश्व व्यापारी, मतलब एक सामान्य घोड़ों का व्यापारी था। अब देखो इसी वजह से क्या होता है, इतिहास इसको एक अलग जगह देता है। क्योंकि जब शेरशाह सूरी एक दिल्ली, या कह सकते हैं कि उस समय जब भारत पर शासन करता है, तो इसका जो हम पूर्वज की बात करते हैं, इसके पिता एक सासाराम के एक सामान्य से क्या होते हैं? सूबेदार होते हैं। जबकि उसके पिता के पिता, मतलब इसके दादा क्या होते हैं? एक अश्व के व्यापारी होते हैं। क्या होते हैं? अश्व के व्यापारी होते हैं। अब इसके सामान्य परिचय की बात तो हमने कर ली, अब इससे आगे के बारे में हम बात करते हैं।
अब बात करते हैं इससे आगे, और इससे आगे हम बात करते हैं तो हमारे सामने आता है कि हसन खान। अब देखो बात करते हैं हसन खान की, तो पिता हसन खान थे और इसके पिता और इसके मध्य क्या था सर, मनमुटाव था। क्या था, मनमुटाव। और कहा जाता है कि इसका पिता था, इसके 4 बीवियां थी और 8 पुत्र थे। 4 बीवियां और 8 पुत्र। जो लास्ट की रानी थी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था इसका पिता। तो इससे पिता के मतलब बनती नहीं थी, तो ये कहाँ आ जाता है सर, जौनपुर आ जाता है। कहाँ आ जाता है, जौनपुर आ जाता है। और जौनपुर में इसकी प्रारंभिक शिक्षा होती है सर। क्या होती है, प्रारंभिक शिक्षा। अब देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्यवंश की, मतलब जो सूर्यवंश का संस्थापक होता है, प्रारंभिक शिक्षा, पहले इसको लिख देता हूँ। मतलब शेर शाह सूरी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पूर्ण होती है, ये सर जौनपुर में होती है, क्योंकि उस समय जौनपुर एक शिक्षा का केंद्र होता है। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ जौनपुर फिर क्या करता है, एक शासक होता है बिहार का, जो उत्तर बिहार का शासक होता है। कहाँ, उत्तर बिहार का, उत्तर बिहार का शासक होता है। और ये इसका नाम था बहार खां, बहार खान लोहानी, बहार खान लोहानी, बहार खान लोहानी, बहार खान लोहानी। अब देखो बात करते हैं बहार खान लोहानी की, तो ये क्या करता है 1520 में। कब, 1520 में ये बहार खान लोहानी के पास जाता है। और यहाँ क्या होता है, इसका पुत्र का नाम होता है, इसका पुत्र होता है, क्या नाम होता है, जलाल खान। क्या नाम होता है, जलाल खान, जलाल खान या जलाल खान, इसका नाम होता है जलाल खान। और इसका क्या होता है, इसका ये संरक्षक नियुक्त करता है। किसको, बहार खान लोहानी, किसको, शेरशाह सूरी को करता है। और एक बार कहा जाता है कि बहार खान या लोहानी जब शिकार के लिए गए थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या कर दिया, एक शेर को मार देने के कारण इसको शेर खां की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी, याद रखना, शेर खां। किसकी उपाधि दी थी, शेर खां की उपाधि दी थी, शेर खां की उपाधि दी। देखो यहां से बात समझने के लायक है। यहाँ बात कर रहे थे हम शेरशाह सूरी की, और पिता से जब बचपन में इसकी प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ होती है, जौनपुर में होती है। देखो मैं वैसे बताऊं आपको, तो जब इसकी प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर में होती है, तो ये मनमुटाव, मतलब इसके पिता के साथ इसका मनमुटाव था, मतलब अच्छी बनती नहीं थी। इसकी दूसरी बीवी की थी, मतलब कहा जाता है कि जो शेरशाह सूरी था, इसकी माँ है, वो बचपन में खत्म हो गई थी, या बचपन में इसकी मृत्यु हो गई थी जब ये छोटा सा था। तो कहा जाता है कि एक सौतीली माँ होती है ना, वो उतना प्यार नहीं देती जो उसकी माँ होती है। तो यहाँ से क्या होता है, इसका पिता और इसके साथ क्या मनमुटाव होता था, मतलब बनती नहीं थी। और नहीं बनने के कारण ये प्रारंभिक शिक्षा इसकी जौनपुर आ जाता है, और जौनपुर में इस प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करता है। फिर ये बिहार में क्या करता है, बिहार में बहार खान लोहानी होता है, इसका पुत्र जलाल खान होता है। ये अपने पिता के साथ जो कह सकता हूँ जो सांस्कारिक नॉलेज है, वो सांस्कारिक नॉलेज अपने पिता के साथ रहकर लेता है, पिता के साथ रहकर लेता है। इसके बाद में जब 1330 में, जब 1330 तक इन्होंने पूरा 1330 तक इन्होंने सांस्कारिक नॉलेज अपने पिता के साथ रह कर लिया। और 1330 में देखो, 1330 में बहार खान की क्या हो जाती है सर, मृत्यु हो जाती है। इससे पहले हम 1330 से पहले हम शेरशाह सूरी को हम पहले हुमायूं के साथ, जब हुमायूं की क्लास हुई थी उसके बारे में हम बात कर चुके थे पूर्ण तरीके से। और एक बार फिर से भी मैं क्या करता हूं कि 1330 के अंदर बहार खान लोहानी, अब देखो यहां से बात कुछ अलग निकल के आती है। तो मैं बात करता हूँ 1330 की, तो 1330 में बहार खान, जो बहार खान थी, इसकी विधवा रानी थी, और इसकी विधवा थी जिसका नाम था दुदू बेगम। क्या था, दुदू बेगम, दुदू बेगम, जिसका नाम था दुदू बेगम। अब बात करेंगे ऊपर दुदू बेगम की। देखो 1500 मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1520 तक रहा, और 1528 में लिख देता हूँ डायरेक्टली। 1528 में बंगाल, ये पहले भी बता चुका, बंगाल के शासक नुसरत शाह, बंगाल के शासक नुसरत शाह या नुसरत शाह को हराया, नुसरत शाह को हराता है।
नुसरत शाह को हराया और उपाधि धारण कर ली सर। उपाधि धारण की, उपाधि कौन सी धारण की? हजरत ए आला। और इसने 1529 में, सॉरी 1529 में, 1529 में, और क्या करता है? उपाधि धारण करता है। उपाधि धारण करता है और उस उपाधि का नाम था हजरत ए आला। क्या नाम था? हजरत ए आला। हजरत ए आला। कहा जाता है कि जब बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करता है 1529 के अंदर, 1529 नहीं यार, 1529 में घाघरा का युद्ध होता है ना, 1529 में घाघरा का युद्ध होता है, तो ये 1528 ही आएगा सर। 1528 में क्या होता है? हजरत ए आला की उपाधि धारण करता है, हजरत ए आला। इससे पहले इसके साथ में एक चीज और बता देता हूं कि 1534 में एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम होता है सूरजगढ़ का युद्ध। क्या होता है सर? सूरजगढ़ का युद्ध। इस सूरजगढ़ के युद्ध में क्या होता है सर? जो बंगाल का शासक होता है और उसे हराकर 13 लाख दिनार लेता है भाई, 13 लाख दिनार ली। अब देखो, अब बात करो कि 1528 के अंदर, जब 1528 के अंदर किसकी मृत्यु हो जाती है? 1528 के अंदर लोहानी की मृत्यु हो जाती है। किसकी? बहार खान लोहानी की मृत्यु हो जाती है। बहार खान लोहानी की मृत्यु हो जाती है। बहार खान लोहानी की मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ एक चीज और लिख दो, 1538 में तेलियागढ़, क्या? तेलियागढ़ी का युद्ध हुआ था। तेलियागढ़ी का ये छोटे छोटे युद्ध है, इतने बड़े युद्ध नहीं है। तो तेलियागढ़ी का युद्ध था। इसका पुत्र था इसका पुत्र था इस्लाम शाह। किसका? शेर शाह सूरी का। और ये क्या कर दिया भाई? जो मुगल थे मुगलों को क्या कर दिया? खदेड़ दिया, या मुगलों को हराया। कौन? मुगलों को हराया। कहाँ हराया? बंगाल में। और इस तेलियागढ़ी थी, इसको बंगाल की कुंजी कहा जाता था, या बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता था। किसको? तेलियागढ़ को। अब बात करते हैं 1528 की। तो 1528 देखो, 1528 में हसन खान जो लोहानी था, मतलब बहार खान लोहानी था, इसकी क्या हो जाती है? इसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के साथ साथ इसकी जो विधवा थी, मैं समझा देता हूँ, विधवा थी, और विधवा का नाम था सर दूदू बेगम। क्या नाम था? दूदू बेगम। इस दूदू बेगम, देखो लिखूं या वैसे समझाऊं? चलो फिर भी देखो, मैं एक बार क्लियरिटी लिख देता हूं, एक बार इसको देख लो आप। हजरत ए आला की उपाधि धारण करता है 1528 के अंदर। 1528 के अंदर एक बार रिटर्न देख रहे हैं, 1528 के अंदर बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराकर उपाधि धारण करता है हजरत ए आला की। और 1534 में सूरजगढ़ का युद्ध होता है, जिसमें इसमें शासक होता है महमूद शाह। 1534 में बंगाल का, और 13 लाख दिनार लेता है उसके पास। और 1538 में तेलियागढ़ का युद्ध होता है। और तेलियागढ़ का युद्ध किसके साथ होता है? मतलब तेलियागढ़ का युद्ध होता है जो मुगलों के साथ होता है। एक बार मुगलों को कौन हराता है? इसका पुत्र, जिसका नाम होता है इस्लाम शाह। अब देखो, अब बात करते हैं इससे आगे की। इससे आगे की बात करें तो इससे आगे हम चलते हैं 1528 में। और एक बार मतलब समझाता हूं मैं कि 1528 में क्या होता है? 1528 में हमारे पास शासक होता है हसन खान लोहानी, बहार खान लोहानी। अब देखो, इसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। इसकी डेथ होती है 1528 में। कब होती? 1528 में। और इसकी विधवा पत्नी थी, और इसकी विधवा मतलब ये मरने के बाद में उसकी वाइफ तो विधवा ही होगी ना, और उसका नाम था दूदू बेगम। इसका नाम था दूदू बेगम। क्या नाम था? दूदू बेगम। ये कहाँ का शासक था? हमने पहले बात की थी, ये दक्षिण बिहार का शासक था सर। कहाँ का? दक्षिण बिहार का। अब देखो, जो सूरी था, या शेर शाह सूरी की बात करते हैं, ये महत्वाकांक्षी शासक था। मतलब इसका कहा जाता है कि जब पहली बार हुमायूं और शेर शाह का क्या हुआ? आमना सामना हुआ था। जब हुमायूं और शेर शाह का आमना सामना हुआ था, तो जो बाबर था, जो कौन था? बाबर था। बाबर ने इसके लिलाट पे देखते हुए, कहा जाता है ना कि पहले क्या होते थे, आजकल तो नहीं पता चलता, लेकिन जो पहले इंसान थे, आज 300-400 साल पहले की बात करें, तो पहले क्या होता था? शक्ल देख के वो बता देते थे कि इसके चेहरे पे क्या लिखा हुआ। तो इन्होंने कहा था कि ये एक चालाक अफगान है। इसको क्या कहा जाता?
मतलब बाबर ने नाम दिया था इसको चालाक अफगान, और चालाक अफगान इसके ललाट पे क्या लिखा हुआ है, ये बाबर का वर्ड था कि ललाट पे, इसके ललाट पे पूरे भारत पर आक्रमण या पूरे भारत पर क्या होता है राजगद्दी लिखी हुई है। इसलिए इन्होंने क्या कहा, हुमायूं को क्या कहा था कि इसे सतर्क रहना। किसने कहा था, बाबर ने कहा था। देखो दक्षिण बिहार, अब इसकी जो दुद्दू बेगम थी इससे विवाह करता है भाई, विवाह कर लेता है। विवाह करता है कौन, विवाह करता है कौन करता है, जबकि पहले से शादीशुदा था, फिर विवाह करता है शेरशाह सूरी, और ये दक्षिण है, और ये दक्षिण बिहार का क्या करता है, दक्षिण बिहार का एक क्या होता है, एक शासक बन जाता है, मतलब एक प्रधान शासक बनता है। दक्षिण बिहार या दक्षिण शासक बन जाता है, दक्षिण का शासक बन जाता है दक्षिण बिहार का कौन, शेरशाह सूरी। इसका संरक्षक करता है कौन, जो जमाल खान था, इसका पुत्र था जलाल खान। किसका, बहार खान लोहानी का पुत्र था जलाल खान। जब ये इससे शादी करता है तो ये भाग जाता है, कुछ अफगानों के साथ बंगाल की तरफ भाग जाता है। जब ये बंगाल की तरफ भाग जाता है तो ये दक्षिण बिहार में क्या करता है, दक्षिण बिहार में क्या करता है, दक्षिण बिहार पर शासक करता है। इधर देखो, इधर कौन सा था, चुनार, इधर कौन सा था, चुनार, और इधर चुनार का दुर्ग था, या चुनार दुर्ग या चुनार किला, इधर चुनार का दुर्ग था। और यहाँ का शासक था सर ताज खां। कौन था, ताज खां। यहाँ का शासक था ताज खां, ताज खां। और इसकी बेगम का नाम था, इसकी बेगम का नाम था, इसकी बेगम का क्या नाम था, इसकी बेगम मलिका, इसकी बेगम का नाम था मलिका, इसकी बेगम का नाम मलिका से पहले कुछ था यार, मेरे ध्यान में नहीं है, मेरे ध्यान में नहीं है शायद, चलो इसकी बेगम का नाम था, मैं याद आएगा तो लिखा दूंगा एक बार, मलिका, मलिका लिख देता हूँ, हाँ सॉरी याद आ गया, लाड मलिका। इसकी बेगम का नाम है लाड मलिका, लाड मलिका, लाड मलिका या लाड बेगम। अब देखो चुनार के दुर्ग को जीतता है कौन, शेरशाह सूरी चुनार के दुर्ग को जीतता है, और चुनार के दुर्ग को जीतने के बाद लाड मलिका से ये वापस क्या करता है, दूसरा विवाह करता है, दूसरा विवाह करता है। अब देखो कहा जाता है ना, कहा जाता है ना कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे औरत का हाथ होता है, बेचारे इसके पीछे तो विधवाओं का हाथ था, इसके पीछे विधवाओं का हाथ था। इसके पीछे किसका हाथ था, विधवाओं का। अब देखो, अब बात करते हैं यहाँ, यही बता देता हूँ कि यहाँ क्या होता है कि यहाँ दोनों पर क्या करता है, दोनों मतलब इधर चुनार पे और इधर बंगाल पे किसका अधिकार, वो बिहार पे किसका अधिकार होता है, शेर शाह का। अब जब इधर शेर शाह का था तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये शासक बनेगा, मतलब वास्तविक शासक बन गया किसका, दक्षिण बिहार का और चुनार का। जब देखो चुनार के अंदर, जब देखो हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं ने बंगाल पे आक्रमण किया, कहाँ, बंगाल पे। और इससे पहले शेरशाह सूरी भी क्या कर दिया, बंगाल के नसरत शाह 1532 में क्या करता है, 1534 में सॉरी 1534 में क्या करता है, नसरत शाह को हरा देता है और 13 लाख दिनार क्या करता है, ले लेता है, 13 लाख है ले लेता है करके तौर पे। तो इधर क्या होता है, जो नसरत शाह क्या करता है, नसरत शाह किसको आमंत्रित करता है, हुमायूं के। अब देखो हुमायूं क्या करता है, वापस इस चुनार के दुर्ग को जीत लेता है, चुनार के दुर्ग को जीत लेता है, और चुनार के दुर्ग को जीतता है 1537 में, 1537 में जीतता है, 1538 में वापस जीत लेता है। अब जीतता है किसके अधीन हो जाता है, हुमायूं के अधीन हो जाता है। हुमायूं इस समय क्या होता है, जब शेर शाह लड़ने की क्षमता नहीं होती, मतलब लड़ने की कंडीशन में नहीं था, तो इसके साथ क्या कर लेता है, संधि कर लेता है, इसके साथ क्या कर लेता है, संधि कर लेता है। और इसको कहाँ जाने देता है, बंगाल की तरफ जाने देता है, कहाँ, बंगाल, इसको कहाँ जाने देता है, बंगाल की तरफ जाने देता है। और इससे पहली क्लास में हमने बात की थी, इससे पहली क्लास में हमने बात की थी 29 जून 1539 को कौन सा युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध। कौन सा, चौसा का युद्ध। चौसा कहाँ पड़ता है, चौसा कहाँ पड़ता है, चौसा बिहार में, और बक्सर जिले के बिहार में पड़ता है, बिहार के बक्सर जिले में कहाँ पड़ता है, बिहार के बक्सर जिले में पड़ता है। और गंगा और क्रमनाशा नदी के मध्य, गंगा और क्रमनाशा, कौन सी, क्रमनाशा नदी के मध्य पड़ता था। और इस दोनों नदी के मध्य उस समय जब 1539 से 29 मई, आज भी देख लो, जून में क्या होता है, जून में मानसून होता है, तो इधर क्या होता है, बाढ़ आ गई। इधर क्या कहा जाता है कि बाढ़ आ गई थी, और बाढ़ आने के साथ साथ क्या होता है, इसके आधे सैनिक तो गंगा और क्रमनाशा नदी में बह गए थे, और ये खुद भी बह गया था, और खुद भी बह गया था,
कहाँ, गंगा नदी में बह गया था और एक निजाम नामक भिश्ती ने इसकी जान बचाई थी, जिसमें हमने पहली क्लास में बात की थी। निजाम नामक जो भिश्ती था, भिश्ती का मतलब होता है जो पानी ढोने वाला, मतलब सैनिकों को पानी ढोने वाला, इस निजाम नामक ने इसने जान बचाई थी और इसी ने भारत के अंदर मतलब दिल्ली सल्तनत है यह कह सकते हैं उस समय भारत में चमड़े के सिक्के किसने चलाए थे, निजाम ने चलाए थे। और इसी निजाम की हमने पहली क्लास में बात की थी कि इसकी मजार की बात करते हैं तो इसकी मजार थी अजमेर में, बात की थी। तो देखो 1539 के अंदर चौसा का युद्ध होता है और इसी युद्ध में कौन पराजित होता है, हुमायूं पराजित होता है और शेर शाह सूरी जीत जाता है। फिर 1540 के अंदर 1540 के अंदर एक युद्ध होता है जिस युद्ध का नाम होता है बिलग्राम, या कह सकते हैं हम कन्नौज। क्या, कन्नौज। इस कन्नौज के युद्ध में एक निर्णायक क्या होती है, एक निर्णायक युद्ध होता है, जिसके बाद में 1540 के बाद में 6 जून 1540 मतलब 1540 के बाद में क्या होता है, 1540 के बाद में हमेशा तो नहीं जाता लेकिन 15 साल तक भारत की तरफ रुख नहीं करता। कौन हुमायूं, या कह सकते हैं मुगल। इन्होंने कहा था कि पहले देखो इसके बारे में कुछ बात करते हैं कि इन्होंने पहले कहा था कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलों को भारत से दूर खदेड़ दूंगा, और ये काम किसने किया, शेर शाह सूरी ने, और खदेड़ भी दिया। इन्होंने क्या कर दिया 1540 में, क्या कर दिया शेर शाह सूरी, क्या करता है, जो हुमायूं है या कह सकते हैं मुगलों को भारत से दूर कर देता है। अब बात करते हैं इसके सैनिक अभियान की। तो बात करते हैं सैनिक अभियान की, मतलब इसके शासक बनने के बाद में सैनिक अभियान। अब देखो सैनिक अभियान, इसका प्रथम अभियान लाहौर 1540 में, जल्दी देख लेना, 1540 में। दूसरा लाहौर, दूसरा था पंजाब 1541 में। अब देखो सर यहाँ एक बात बताऊं, यहाँ एक कास्ट थी, मतलब कास्ट क्या, एक कबीला था, और एक कबीले के अंदर मतलब उप कबीला कह सकते हैं उसको, गक्कर। कौन सा, गक्कर। अब देखो ये गक्कर कहाँ था, उत्तर पश्चिम मतलब कह सकते हैं कि पंजाब, लाहौर, सिंध की तरफ। और ये था सर सिख थे, कौन से, सिख। ये सिखों के कबीला था, क्या था, सिखों का कबीला था, कह सकते हैं। ये सिखों के मिलती जुलती थी। और 1542 में तीसरा, 1542 में 1542 में, और 1542 में ये बंगाल को वापस विद्रोह करता है। जब 1540 के अंदर ये दिल्ली, मतलब कह सकते हैं कि दिल्ली की गद्दी पर जब ये शासन करता है, मतलब भारत पर शासन करता है, तो बंगाल में एक खिज्जर खान होता है। कौन होता है, खिज्जर खान। और खिज्जर खान के नेतृत्व में क्या होता है, इधर क्या होता है, विद्रोह होता है, और ये विद्रोहों को दबाता है। किसको दबाता है, विद्रोहों को दबाता है। और 1542 में नादिर शाह, कौन सा, नादिर शाह को पराजित करता है। 1542 में 1542 में नादिर शाह को पराजित करता है। 1500 नादिर शाह है, या कह सकते हैं मालवा। 1542 में मालवा, नादिर नहीं सर, ये कादिर होगा, कादिर खान, ठीक है, कादिर खान को। और ये क्या होता है, उस समय मालवा क्या होता है, बिखरा होता है। और पांचवे की बात करते हैं तो 1543 में इन्होंने, देखो यहाँ एक बात निकल के आती है, मुल्तान। और ये मुल्तान को विजित करता है, विजित करता है, और यहाँ एक उपाधि धारण करता है। उस उपाधि का नाम था, याद रखना सर, उपाधि, और उस उपाधि का नाम था मनसद। क्या नाम था, मनसद ए आला की उपाधि धारण करता है 1543 के अंदर। मुल्तान को जीतने के बाद में कौन सी उपाधि धारण करता है, मनसद ए आला की उपाधि धारण करता है। अब बात करते हैं इसके पांचवें अभियान की। 1543 तक आ गए, और 1544, देखो ये छोटे छोटे थे, मतलब लाहौर को जीत लिया, उसके बाद में पंजाब में गक्खर जाती थी, थोड़ा विद्रोह कर रहे थे। उसके बाद में बंगाल में क्या होता है, इसका शुरू से क्या होता है, विद्रोह होता है। 1542 में इन्होंने कादिर शाह है, जो मालवा का शासक था, उस समय मालवा बहुत कमजोर कंडीशन में था, और इसी वजह से इन्होंने मालवा को जीता। और 1543 में इन्होंने मुल्तान को जीता और एक उपाधि धारण की, और उस उपाधि का नाम था मनसद ए आला। कौन सी, मनसद ए आला।
अब बात करते हैं सैनिक अभियान की, और सैनिक अभियान में हमारे पास निकल के आता है 1544, और मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देता हूं इसको, गिरी सुमेल युद्ध, गिरी सुमेल युद्ध, गिरी सुमेल युद्ध। इसके ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे, जब राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये 1544 में होता है, 1544 में। इससे पहले एक बात और रह गई, रायसेन। चलो वो बाद में बता देता हूँ, उसके बाद में लिख लिया। तो यहाँ मारवाड़, मतलब यहाँ मेवाड़, सॉरी मारवाड़, और मारवाड़ का शासक था मालदेव। क्या नाम था? मालदेव, मालदेव, मालदेव था। देखो यहाँ कहा जाता है कि इसने एक मतलब कूटनीति अपनाई, कूटनीति ऐसी अपनाई कि इन्होंने एक नकली प्रपत्र लिखवाया, और उस प्रपत्र के अंदर मालदेव के जो सेनापति थे या इसके जो सैनिक थे, इनके बारे में लिखवाया कि शेरशाह तुम मालदेव पे आक्रमण करोगे तो हम आपकी तरफ मिल जाएंगे। इस बात का पता चलता है किसको? मालदेव को। तो मालदेव अपने सैनिकों से या सेनापति से क्या होता है? नाराज होता है, और बिना युद्ध किए क्या करता है? ये शेरशाह से क्या करता है? शेरशाह से हाथ मिलाने की कोशिश करता है। और इसी अवसर पर इसके सेनापति होते हैं कौन? और इसके सेनापति होते हैं जेता और कुंभा। ये दो सेनापति होते हैं। और शेरशाह सूरी के लिए, मतलब शेरशाह सूरी इससे इतना प्रभावित हुआ, मतलब ये इतनी वीरता से युद्ध लड़े कि शेरशाह खुद अचंभित रह गया या आश्चर्यचकित रह गया कि अगर मैं ये युद्ध, कहा जाता है कि अगर ये युद्ध कुछ देर और चलता तो शेरशाह सूरी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और इसी के साथ शेरशाह सूरी ने जब युद्ध समाप्त होने के बाद में एक बात कही कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। और इन्हीं ने क्या कहा? एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की क्या कर देता? बादशाहत खो देता। गिरी सुमेल युद्ध 1544 के अंदर गिरी सुमेल युद्ध 1544 के अंदर कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये किसका वर्ड है? ये शेरशाह सूरी का वर्ड है, और ये पूछा भी गया था। और इसके बाद में बात करते हैं 1545 की, और 1545 और कहा जाता है कालिंजर। कौन सा? कालिंजर अभियान। और इस कालिंजर अभियान का शासक होता है कीर्तिपाल या कीर्ति सिंह। और कीर्ति सिंह क्या होता है? यहाँ कहा जाता है कि 6 महीने तक घेराबंदी रखा। 6 महीने तक घेराबंदी रखा। कितने महीने तक? 6 महीने तक घेराबंदी रखा। 6 महीने 6 महीने तक घेराबंदी रखा। और 6 महीने के बाद में जब गोला बारूद का प्रयोग किया गया, किसका? गोला बारूद का प्रयोग किया गया, तो कहा जाता है कि 22 जून 1545 को 22 जून 1545 को 22 जून 1545 को क्या होता है? 22 जून 1545 को एक इसी कालिंजर के दुर्ग से एक गोला है, वो गोला दीवार से टकरा कर वापस उसी के बारूद के ढेर में आकर गिर गया। और वापस बारूद के ढेर में गिरने के बाद में वो फटा, और फट जाने के बाद में जो शेरशाह सूरी था वो घायल हो गया। शेरशाह सूरी था या शेर खान था, वो क्या हो गया? घायल हो गया। जब कालिंजर को जीता गया तो कहा जाता है इसको ये सूचना दी गई, 22 जून नहीं सर, ये मई आएगा, 22 मई 1545 को इसकी क्या होती है? डेथ होती है। देखो ये एक मतलब इसके खुद के मतलब कहा जाता है ना कि कभी खुद का प्रहार खुद पर ही लग जाता है। और इसी के साथ ही ऐसा हुआ, मतलब शेरशाह सूरी के साथ ऐसा हुआ कि जब एक दुर्ग पर क्या किया? गोला छोड़ा गया। वो गोला उस गोलों में से एक गोला क्या करता है? वापस दीवार से टकराकर वापस शेरशाह सूरी की तरफ आता है। और यहाँ शेरशाह सूरी से कुछ दूरी एक बारूद का मतलब क्या होता है? बारूद का संग्रह था, और उसी संग्रह पे जाकर वो फट गया। फट जाने के क्या होता है? 22 मई 1545 को शेरशाह घायल अवस्था में हो जाता है। और घायल अवस्था में होने की एक सूचना दी गई कि हमने कालिंजर को जीत लिया। और कहा जाता है कि ये क्या होता है? ये शकून के साथ अपने प्राण छोड़ देता है। कब? 1545 में। इससे पहले हमने बात की थी रायसीन। देखो सर, रायसीन की बात करते हैं। रायसीन 1543 में जीतता है, 1543 में। अब देखो रायसीन का
शासक था पूरणमल। क्या नाम था? पूरणमल। शासक था पूरणमल। अब देखो ये पूरणमल पर एक घेरा डालता है, और पूरणमल क्या होता है, जब पूरणमल के साथ संधि करने के लिए इन्होंने कहा, इन्होंने जब शेर शाह ने क्या कर दिया, कुरान की कसम खाई कि हम किसी को नहीं मारेंगे, आप बाहर आ जाओ, और इन्होंने कुरान पे हाथ रख के कसम खाई, और कुरान पे हाथ रख के कसम खाई। जब दोनों शासकों का अलग अलग कैंप था, एक कैंप में शेर शाह सूरी और दूसरे कैंप में शासक पूरणमल था जिसके राजपूत था। और जब रात को इसके साथ मतलब इसकी बीवी बच्चे जो भी साथ थे उसको सबको मार दिया गया, और कहा जाता है कि इतिहास में शेर शाह सूरी का यह कलंक कभी कभी दुख नहीं सका, कभी धो नहीं सका। और इसी कलंक से शर्मिंदा होते हुए उसका पुत्र हमने पहले बात की थी, कुतुब खां। क्या नाम था? कुतुब खां। और इस कुतुब खान ने क्या कर दी थी, इस कुतुब खान ने सुसाइड कर ली थी, उस कुतुब खान ने आत्महत्या कर ली थी इसी कलंक से। रायसीन का कलंक, किस कलंक को याद रखना कि शेर शाह सूरी का एकमात्र कलंक किस अभियान के दौरान है, तो रायसीन अभियान के दौरान 1543 के अंदर। अब बात करते हैं शेर शाह सूरी की। अब बात करते हैं इसके उत्तराधिकारी की, और उत्तराधिकारी एक बार देख लो, देखो तो इसके उत्तराधिकारी की बात करते हैं, और उत्तराधिकारी इसके दो पुत्र होते हैं। देखो यहाँ बात करते हैं उत्तराधिकारी, और इसके दो पुत्र होते हैं भाई, शेर खान। बात करते हैं शेर खान या शेर खान। इसके दो पुत्र होते हैं। इसके कितने पुत्र होते हैं? दो पुत्र होते हैं। देखो इसका दो पुत्र होते हैं। प्रथम पुत्र होता है आदिल खां। कौन सा होता है? आदिल खां। अब देखो यहाँ याद रखना, ध्यान रखना, यहाँ होता है सर एक जमाल खान। इसका पुत्र होता है जमाल खां। देखो जब 1545 के अंदर शेर खां की डेथ होती है, तो ये बैठता है 1545 से 53 तक शासन करता है। कौन? जमाल खान। कौन? जमाल खान शासन करता है, और ये गद्दी दान वो उपाधि दान करता है इस्लाम शाह की। किसकी? इस्लाम शाह की। इस्लाम शाह की उपाधि दान करता है। इधर से आदिल शाह को ये भगा देता है। किधर से? इधर से आदिल शाह को भगा देता है। ये एक प्रतापी शासक था, ये बड़ा था और ये छोटा था। अब देखो इसका एक पुत्र था जिसका नाम था फिरोज शाह। याद रखते जाओ आप, फिरोज शाह। क्या नाम था? फिरोज शाह। अब देखो जरासी मैं बात करूंगा, जरासी मैं इसके बारे में बात करूंगा, जमाल खान के बारे में, और ये आदिल खान। याद रखना, वैसे ही मैं मिटा देता हूं इसको। अब बात करते हैं जमाल खान। तो जमाल खान की बात करते हैं, यहां से जमाल खान। तो देखो ये प्रथम शासक था जो सैनिक या जो सेना में श्रेणी बंद रखा या श्रेणी क्रम अपनाया। ये प्रथम सैनिक था। दूसरा जो इस्लाम थे या इस्लामिक कानून थे, उनको लिखित रूप से क्या कर दिया, ये या लिखवाया। कानूनों को लिखवाया या लिखित रूप में दिया या लिखित रूप में प्रदर्शित किया। किसने? इस्लाम शाह ने। ये दो बिंदु निकल के आती हैं यहाँ से। और इसका विवाह किसके साथ हुआ था? मालदेव की पुत्र थी लालाबाई, जिसका नाम था लालबाई। इसी से विवाह किया था इस्लाम शाह ने। अब देखो इस्लाम शाह का पुत्र कौन था? फिरोज शाह। इस्लाम शाह का पुत्र था फिरोज शाह। जब फिरोज शाह गद्दी पर बैठता है और लगभग 12 वर्ष का था। कौन था? फिरोज शाह। 1553 के अंदर जब इस्लाम शाह या जमाल खां की डेथ होती है, तो 12 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा। कौन? फिरोज शाह। अब फिरोज शाह का मामा था जिसका नाम था मुबारिज खान। देखो समझना बात को, मुबारिज खां, जिसका नाम था मुबारिज खां। अब देखो ये मुबारिज खां जो होता है, मैं इसको मिटा देता हूं। जो मुबारिज खान है, ये मुबारिज खान क्या करता है? ये मुबारिज खान क्या करता है? 1553 में फिरोज शाह को मार देता है, और 1555 तक ये शासन करता है। अब देखो यहाँ से जरा सा देखना बात को कि मुबारिज खान उपाधि धारण करता है खुद आदिल शाह के नाम पर। क्या करता है? दिल्ली या भारत की गद्दी पर बैठता है 1553 में। हमने पहले से देखा था, जब इसके समय 3 भागों में, मतलब कहा जाता है कई 3 भाग बताते हैं, कई 5 भाग, कई 4 भाग, लेकिन इसके समय हमें सिर्फ 5 भागों में, मतलब वैसे तो 3 आते हैं, लेकिन यहाँ कहा जाता है कि 5 भागों में बट गया। कौन सा? जो दिल्ली थी या जो भारत था, या कह सकते हैं कि सूर्यवंश था, वो 5 भागों में बट गया। 5 भागों में बांटा, जिसमें प्रथम था सिंध, दूसरा था पंजाब, और पंजाब का शासक था
सिकंदर सूर। क्या नाम था? सिकंदर सूर, यही था सिकंदर सूर। और कहा, हमने पहले से देखा था, हमने पहले पढ़ा था कि 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। हमने पिछली क्लास में बात की थी, 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। और 1555 में ही कौन सा युद्ध हुआ था? सरहिंद का युद्ध हुआ था। कौन सा? सरहिंद का युद्ध हुआ था। किसके मध्य हुआ था? किसके मध्य हुआ था? मुगल और सिकंदर शाह, मुगल और सिकंदर शाह के मध्य हुआ था। और यही सिकंदर शाह मुगलों को फिर से रोक नहीं पाया, और कहा जाता है, पिछली क्लास में पढ़ा था कि 1555 में वापस हुमायूं दिल्ली या भारत की गद्दी पर बैठता है और वापस क्या करता है? और वापस भारत पे क्या करता है? शासन करता है। कौन? हुमायूं, 1555 में। और इसी सूर वंश का अंत हो जाता है 1555 में। कब? 1555 में। अब अगली क्लास, बाकी क्लास आज नहीं, मतलब बात करेंगे सूर वंश के, अगली क्लास में बात करेंगे सूर वंश के शासन और राजनीतिक, शासनिक मतलब प्रशासनिक और राजनीतिक जो तरीके हैं उसके बारे में बात करते हैं। आज की क्लास में पूर्ण नहीं हो पाया। आज की क्लास में सिर्फ हम इतिहास के बारे में बात किए और शेरशाह सूरी था, उसकी जो किताबें थी, किस वंश के बारे में जानकारी, जो सारी बात कर ली आज लगभग। अब बात करेंगे कल इसके प्रशासन की, अगली क्लास में सूर वंश या शेरशाह सूरी के प्रशासन की बात करते हैं। कहा जाता है कि ये एक ऐसा शासक हुआ था बहुत कम समय में इन्हें भारत की आकृति बदल दी। एक चीज बता दूं इसी के अंदर कि इसकी तुलना शिवाजी से की जा सकती है। किससे? शिवाजी महाराज, क्योंकि ये सर्वप्रथम क्या थे? एक सर देशमुख थे। और इसी तरीके से सूरवंश या शेरशाह सूरी के पिता हसन खान एक साधारण से क्या थे? सूबेदार थे। इसके पिता थे वो क्या थे? मतलब क्या होता है कि एक मिडिल क्लास से उठ के बंदा कहाँ जा रहा है? भारत पे शासन कर रहा है, तो उसको इतिहास अलग जगह देता है। उसको क्या करता है? इतिहास अलग जगह देता है। और इसी वजह से क्या होता है? शेरशाह सूरी था, जो सांस्कारिक नॉलेज था शेरशाह सूरी का, ये 22 वर्ष तक अपने पिता के साथ रहकर लिया। 22 वर्ष तक पिता के साथ। कहा जाता है कि इसके जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको देख के जो इतिहासकार थे उसे कहा जाता है कि उससे पहले से नॉलेज था, क्योंकि इन्होंने जो मुद्राएं चलाई, जो रोडों का जो मतलब कह सकते हैं कि जो सड़कों का निर्माण करवाया, इसी तरीके से क्या हुआ? इसको जो सांस्कारिक नॉलेज था, वो क्या होता है? सांस्कारिक नॉलेज पहले से था और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? एक महान शासक कहा जाता है। तो आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।